हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपने रीट लेवल 2 का 8 नंबर टेस्ट दिया होगा। अब अपन बात करते हैं रीट लेवल 2 के टेस्ट नंबर 8 की व्याख्या की बात करते हैं। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% ये बराबर है, तो उनकी आय का कुल योग दिया गया है 7,800 रुपए हो, तो बी की आय कितनी होगी। देखिए साथियों, ए का बोलो कितना 10%, तो 10/100 कर दिया, बराबर बी की आय का कितना 15%, तो क्या कर दिया 15/100 कर दिया। सी की आय का कितना 20%, सी की आएगा कितना कर दिया 20%, तो 20/100। ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से काटता हूं 2 बार, 5 से काटता हूं 3 बार, 5 से काटता हूं 4 बार। अब देखिए प्रिय साथियों, 2a बराबर 3b बराबर 4c निकल कर आ गया। अब आपको यहां से क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए प्रिय साथियों, a अनुपात b अनुपात सी लिखा। अब देखो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन या फिर इस प्रकार की इक्वेशन आपके सामने बन जाती है तो आप किस तरीके से निकाले। 2 स्टेप ले लीजिए यहां से, ये फिर बाद में ये 2 स्टेप ले लो। इन 2 स्टेप से आपका ए अनुपात बी निकल जाएगा, इन 2 स्टेप से आपका क्या निकल जाएगा, बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो देखिए ए बटे बोलो कितना आ गया आपका बी, तो बोलो कितना आ जाएगा 3/2। ए के बटे में बी आ गया और ये 2 3 के बटे में चला गया, ए अनुपात बी आ गया आपका 3:2। बी बटे सी करता हूं, ये लीजिए, बोलो कितना आएगा 4 बटे कितना आ गया 3। ये आपका ए अनुपात बी आ गया और ये आपका बी अनुपात सी। अब आप किस तरीके से, मैं पिछले टेस्टों की व्याख्या के अंदर भी बता चुका हूं, ए अनुपात बी आएगा आपका 3:2। दूसरी लाइन में लिख दो बी अनुपात सी 4:3। अब जो जगह खाली है वो उसके इक्वल में बराबर लिखते जाओ। जैसे 2 के बराबर में खाली है तो ये लीजिए 2, 4 के बराबर में खाली है ये लीजिए 4। ये नहीं कि आप ऊपर वाला 3 लिख दे। मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आ गया 12, 4 × 2 8, 3 × 2 6। और आगे सरल हो रहा है तो और कर दो, 2 का भाग जा रहा है 6, कितना आ जाएगा देखो यहां लिख देता हूं 6। 8 के अंदर जाएगा 2 का 4 बार, 6 के अंदर 2 का जाएगा 3 बार, ये लीजिए आ गया 6 4 10, 3 बोलो कितना आ गया टोटल 13। और यहां आपका टोटल क्या कहता है, यहां आपका टोटल कहता है 7,800। तो आप क्या करेंगे 13 बराबर 7,800 रखेंगे, तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका 7,800 में 13 का भाग देता हूं तो आता है 78, 6 बार चला जाएगा यानी 600 रुपये आ गया। अब आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है बी की आय कितनी। तो एक बात बताओ, बी की कितनी है 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 600 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, जो आपके बी नंबर के ऑप्शन में है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की क्या बोल रहा है, कमी कर दी जाती है, बाद में बोलो 20% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। अब यहां मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूं। आपसे पूछता कि बताओ पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या फिर आपसे पूछ रहा है परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए किस तरीके से, मैं आपको प्रतिशत प्रभाव वाले तरीके से बता चुका हूं बार बार, बाकी इसको परसेंटेज बेस पे भी मैंने बताया है और बाकी बेसिक तरीके से भी मैंने बताया है। देखिए 100 प्लस कितना कर दूं 25, तो बोलो आपका कितना आ जाएगा 100 प्लस, सॉरी 100 माइनस 25 करना है। बोलो क्या करना है 100 माइनस 25 करना है। क्यों, क्योंकि 25% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 25 आ गया आपका 75। ठीक है, फिर आगे करूंगा 20% की वृद्धि कर रहा है, तो बोलो 100 प्लस 20 कितना हो गया आपका 120 बटे क्या आ गया आपका 100। ये जो यहां से आंसर निकल कर आएगा ये तो आएगा आपका कि क्रय मूल्य कितना हो गया, और यदि परिवर्तन पूछे तो आप -100 कर दीजिए। यदि मान आ रहा है ऋणात्मक में तो कमी हो जाएगी, मान आ रहा है धनात्मक में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए 25 से कैंसिल आउट करता हूं, 3 बार गया, 25 से काट दिया 4 बार गया, 4 से काटूंगा इसको, ये लीजिए 30। यदि पूछा जाए कि कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा 90%। लेकिन पूछ रहा है शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, तो ये लीजिए 90 - 100 करता हूं
तो आपका क्या आता है, -10 आता है, -10% आता है। इसका मतलब 10% की क्या हो जाती है, कमी। तो 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना है, 42 रुपए है, तो वह धनराशि बताओ। देखिए दर कितनी है, 5%, 4 वर्ष तक बोलो कितनी हो जाएगी, 20%। 5% दर है, 3 वर्ष के लिए बोलो कितनी हो जाएगी, 15%। इनका अंतर कर दो, ये लीजिए माइनस कर दिया, बराबर क्या रख दूं, 42। ये लीजिए बराबर कितना रख दिया, 42 रुपए। 20 - 15 बोलो कितना आया, 5% बराबर आपका मान आ गया 42। आपको किसका चाहिए, आपको तो क्या चाहिए, धनराशि चाहिए। तो वो धनराशि अपने आप में क्या है, 100% है। तो देखिएगा 1% का मान निकालता हूं, बोलो कितना आ जाएगा, 42/5 हो गया। अब मैं किसका निकालूंगा, 100% का। ये लीजिए 100% का निकालता हूं तो बोलो कितना आ जाएगा, 42/5 इंटू आ जाएगा आपका 100, कैंसिल आउट करूंगा आ जाएगा 20, 42 इंटू 20 आ जाएगा आपका 840 रुपए। फिर ये साथियों आपका राइट आंसर क्या आ गया, 840 रुपए, जो आपके डी नंबर के ऑप्शन में है। तो इनमें हो जाएगा आपका 4 नंबर का आंसर। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है कि एक धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,648 रुपए हो जाती है। तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे पूछी जा रही है, रेट। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष के बाद में ये हुई और उसके जस्ट आगे वाले वर्ष के अंत में क्या हुई, 10,648। इसका मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 वर्ष का क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिएगा साथियों, तीसरी वर्ष के पहले ये था, तो बोलो तीसरी वर्ष का अपन स्टार्ट में बोलो यही तो है 9,680, और तीसरी वर्ष के अंत में कितना हो गया, 10,648। इसका मतलब 1 वर्ष का ही मान लो आप, या क्या हो जाएगा 1 वर्ष। यानी ये जो तीसरी वर्ष है इसके स्टार्ट में राशि कितनी थी, 9,680, अंत में कितनी हो जाती है, 10,648। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, फिर तो आप सीधा साधारण ब्याज ही निकाल दो ताकि आसानी से हो जाए। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 9,680 इंटू समय कितना हो गया, 1 वर्ष, दर आपकी आर लिख दी मैंने रेट, बटे क्या कर दिया 100, क्योंकि आर आपको ज्ञात करनी है। 10,648 ये लीजिए आपका, यानी तीसरी वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, 10,648, और मूलधन कितना हो जाएगा, 9,680। 9,680 ये क्या निकल कर आएगा, आपका 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा। तो 8 - 0 करता हूं 8, 14 - 8 करता हूं 6, 14 - 8 6 आ गया, फिर यहाँ पे 5 बचा, 15 - 6 बोलो कितना आ गया, 9, और 9 - 9 0, 968 आ गया। ये लीजिए 968, 1 0 से 1 0 काट दिया, इस 968 से 968 काट दिया। आर का मान आपका कितना निकल कर आ गया, 10% निकल कर आ गया। तो बताइए आपका राइट आंसर 4 के अंदर हो जाएगा आपका 2 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, 5 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कहता है कि ए, बी और सी ने मिलकर एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी में एक बिजनेस प्रारंभ किया, व्यापार शुरू किया। पूंजी में उसका अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका लाभांश क्या होगा, 2,100 रुपए यानी 2,100 रुपए है, तो सी का लाभांश बताइए। तो देखिए अनुपात कितना है इसका, A/B/C, 3:4:7, समान समय के लिए। तो ये इनका क्या हो जाएगा, लाभांश हो जाएगा, लाभांश का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए टोटल करता हूं, 3 और 4 7, 7 और 7 14, अपन कहते हैं टोटल 14। इधर बोलो क्या कह रहा है, टोटल कितना, 2,100। तो ये लीजिए मैं रख देता हूं 2,100। एक का मान कितना निकल कर आएगा, 2,100 बट्टे आ जाएगा आपका 14, 2,100 बट्टे क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब देखिए साथियों आपसे किसका पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, किसका, सी का पूछ रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 7 से कर दूंगा। ये लीजिए 7 से कर दिया, 7 से कैंसिल आउट करूंगा 2 आ जाएगा। फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2,100 बट्टे 2 आता है आपका 1,050 रुपए। 1,050 रुपए, आप इसको 1,050 रुपए कर देना। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का, 5 के अंदर हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कहता है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के क्रमशः आपको अनुपात में दिए गए 5:6:2 में। यदि कुल सिक्के 42 रुपए हों तो
तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखिए ये हो गए आपके 50 पैसे, ये हो गए आपके 25 पैसे, ये लीजिए आपका हो गया 1 रुपया। इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:6:2। ये किसका अनुपात है? ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। आगे आपको क्या दे रखी है? आगे या तो देखो आपको दे सकता है सिक्कों की संख्या दे दे टोटल, या फिर आपको दे दे धन। दो ही कंडीशन देगा। धन कितना दे दिया आपको? 42 रुपए दे दिया। अब इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? जो अंत में दिया जा रहा है, जो अंत में आपको दिया जा रहा है, इसके हिसाब से इनको चेंज करना है। नहीं कि आप इसके हिसाब से इनको चेंज करोगे, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे बोलो क्या है? धनराशि दी गई, इसका मतलब इसको किस में परिवर्तन करो? आप धन में चेंज कर दो। यानी मैं किसके अनुपात में बदलता हूं? धन के। जब 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के होते हैं तो रुपए कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 2.5 रुपए होते हैं। 5 के अंदर 2 का भाग दिया तभी तो आया, 2.5 रुपए हो गए। ठीक है। जब 25 पैसे के आपके पास 6 सिक्के होते हैं तो आपके पास राशि कितनी होती है? 1.5 रुपया होगा। 1.5 रुपया कैसे? कि 25 पैसे के 4 सिक्कों से मिलकर 1 रुपया बनता है। 6 के अंदर 4 का भाग दे दिया। जब 2 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के? 2 सिक्के हैं, तो आपके रुपए भी कितने होंगे? सिक्के भी 2 होंगे और रुपए भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये लीजिए धन दे रखा है, इस धन को ऐड कर दो। देखो 2.5 और 1.5 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 बराबर रख दो 42, 1 बराबर आ जाएगा आपका 7। 1 बराबर आ गया आपका 7। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की धनराशि कितनी है, 25 पैसे की टोटल धनराशि कितनी है, 1 रुपए की टोटल धनराशि कितनी है। ये आपसे 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अपन क्या कहते हैं? 6। तो 1 का मान कितना? 7। तो ये लीजिए 6 × 7 आपका कितना आ जाएगा? 42। बोलो कितना आ जाएगा? 42, जो आपके 1 नंबर के ऑप्शन में है। तो 6 के अंदर हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ता हूं, आइए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की आइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कहता है कि यदि अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81 हो तो n का मान बताओ। देखिए प्रिय साथियों, ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81। अब आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं आपको आधार कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। किसका? 81 का आधार आपको 3 बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है। इस साइन को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो देखो 3 की पावर n बराबर 81 × 81। ठीक है, वर्गमूल हट गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहां तो 3 की पावर n है। अब 81 को, ये दो जगह आपका 81 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, इसको इसका आधार क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो देखिए मैं 81 को क्या लिख सकता हूं? 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूं? 4। तो मैंने 81 को लिखा 3 की पावर 4, इसको भी मैं क्या लिखूंगा? 3 की पावर 4। इसका मतलब 3 की पावर n बराबर, या आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 4 और 4 बोलो कितनी हो गई? 8। ये लीजिए, ये आ गया आपका। जब आपका आधार समान है तो घातें भी बोलो क्या हो जाती हैं? समान। तो n का मान आपका कितना आ जाएगा? 8। 7 नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा, 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कहता है कि 5ax + 5bx + 5cx का एक गुणनखंड होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 5x कॉमन ले लो। ले लीजिए साहब, 5x कॉमन लेता हूं, यहां बच गया a प्लस यहां बचा b, ये लीजिए, प्लस यहां क्या बच गया? c। आपके कौन से ऑप्शन में है? आपके 3 नंबर के ऑप्शन में है। 8 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 के अंदर 3। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, जब x की घात 3 प्लस 3x की घात 2, 3x² माइनस kx प्लस 4 में x - 2 से भाग दिया जाता है तो k बचता है, यानी रिमाइंडर k रहता है। तो k का मान बताओ। किस तरीके से करेंगे? k x - 2 बराबर 0 करेंगे। x का मान क्या रख दो आप? 2 रख दो। कितना रख दो? x का मान 2 रख दो। अब देखिए x का मान 2 यहां पे रखता हूं, तो बोलो 2 की घात कितनी? 3। बोलो कितना आ गया? 8।
प्लस लिख देता हूं, ये लीजिए 3, यहां 3, x की घात 2, तो 2 की घात 2 कितना हो जाए 4, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, माइनस का साइन है, k है और x का मान कितना रख दू 2, तो 2k प्लस 4 बराबर कितना रख दिया 0 रख दिया। अब देखो 12 और 8 20, 20 और 4 कितना आ गया 24, माइनस बोलो 2k बराबर बोलो 0, 24 रख लेता हूं इधर, 2k को इधर भेज देता हूं या 24 को इधर भेज दो तो बात एक ही है। 24 बराबर 2k, तो k का मान आपका कितना आ जाएगा 24/2, यानी k का आपका आंसर आ गया 12। आपके कौन से ऑप्शन में है 4 नंबर के ऑप्शन में है। आपका राइट आंसर रहेगा साथियों 9 के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, देखिए अंडर रूट के अंदर आपका दिया गया है 0.0196 दिया गया है और बटे क्या दिया गया है के। अब ये रूट के ऊपर नहीं है, ऊपर वाली संख्या के बराबर 0.2। अब देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपका ये लिखा हुआ है अंडर रूट 0.0196, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं या सीधा ही कर सकते हैं 0.14, लेकिन यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं आप 196 लिख दूं, बटे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 डिजिट है। अब देखिए आप 196 का जानते हैं, बोलो कितना आ जाएगा 14, नीचे 4 जीरो है, रूट से बाहर आएगा, बोलो कितना आ जाएगा 2 जीरो बचेंगी, आपका मान आ गया 0.14, 0.14 आपका आंसर आ गया। ये 0.14 आ गया यहां से, ये लीजिए 0.14 बटे इस के को इधर भेज देता हूं, 2 को इधर ले आता हूं, के को इधर भेज दिया, 0.2 को इधर ले आया 0.2 और के आपका इधर आ गया। दशमलव से ये दशमलव हो गया, फिर दशमलव से अपन करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा करते हो, ये लीजिए 0.14 बटे बोलो कितना आ गया 0.2 आ गया, मान आ जाएगा आपका 0.7, ये लीजिए, ठीक है। यदि आप दशमलव हटा के करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 0.14 बटे 0.2, यहां से दशमलव हटाते हैं, यहां से दशमलव हटाते हैं, यहां बटे में क्या आ गया 10 आ गया, 14 बटे बोलो 2 कितना आ गया 7, 7 बटे 10 आ गया 0.7। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा 0.7। 10 के अंदर हो जाएगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कहता है कि चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो x का मान बताइए। डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ कोण कितना होता है 180, ये ऊपर वाला 180 है टोटल, नीचे वाला भी कितना है 180 है, ये पूरा कितना है आपका 180 है। अब 180 में से ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, 90, इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है आपका 90 डिग्री है। बोलो यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है 90 डिग्री है। तो बताओ डायग्राम के अंदर तो कह रहा है 2x, हम कहते हैं कितना 90 डिग्री, तो ये लीजिए साहब 2x बराबर बोलो कितना 90 डिग्री, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 90, डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। बोलो कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं 12 नंबर क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में रेशियो आपको दिया गया है 16:25 दिया गया है। पूछ रहा है परिमापों का अनुपात बताओ। यदि आपसे यहां से परिमापों का अनुपात पूछे या फिर आपसे यहां भुजाओं का अनुपात पूछे तो अनुपात वही आएगा। कैसे कि परिमापों का अनुपात, यदि मैं ये कहूं कि पहला वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है a1, दूसरे की कितनी मान लेता हूं a2, तो आप कहेंगे पहले का परिमाप आ गया 4a1, दूसरे का आ जाएगा 4a2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा तो भुजाओं का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 16:25। क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है भुजा स्क्वायर ही तो होता है, तो आप क्या कर दो वापस स्क्वायर रूट कर दो, यानी वर्गमूल निकाल दो। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, 5 का वर्गमूल करेंगे, बोलो कितना आ गया 5, आपका आंसर आ गया 4:5, जो आपके 3 नंबर के ऑप्शन में है। तो 12 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कहता है कि एक वर्ग की त्रिज्या 5 गुनी करने से, एक वर्ग की त्रिज्या को कितना करा है 5 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि की कितने गुना हो जाएगी, तो 5 गुना ही होगी। देखिए कैसे,
यदि मैं ऐसे मानूं कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो बताओ उसका परिमाप कितना होगा या परिधि कितनी होगी? आप कहेंगे सर 2πr। यदि मैं कहूं कि त्रिज्या यहां पे r है, 5r कर दो, तो देखिए साहब 2π 5r कर दिया, ये 5 इधर लिख देता हूं और ये लीजिए 2πr। बोलो इसकी ये कितने गुनी है? 5 गुनी तो हुई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुनी। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आयताकार कंटेनर दिया गया है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा? जब आयताकार कंटेनर की बात कर रहे हैं, यदि मैं बात करूं कि यदि आपका कमरा घनाभाकार रूप में है और यदि आपके ऊपर से छत खुली है, तो उसके अंदर आप क्या भर सकते हैं? पानी भर सकते हैं, एक टैंक है एक, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो आइए साहब, यानी एक आयताकार कंटेनर है, ये किस रूप में हो गया? घनाभाकार रूप में, जैसे कि ऊपर की एक सतह नहीं है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? एक घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर आगे क्यूब हो जाएगा। 8 इंटू 5 40, 1 जीरो ये लगा देता हूं, 1 जीरो ये लीजिए, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। 4000 सेंटीमीटर क्यूब आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर। तो आपका कितना आ जाएगा? 4 लीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 के अंदर 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कहता है कि किसी घन की भुजा, कोई क्यूब है, कोई घन है, उसकी भुजा क्या है? उसकी प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है? 30% बढ़ा दिया जाता है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर पूछता कि कितने प्रतिशत हो जाएगा? 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे, कितने प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान रखना 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं किस तरीके से, कि कितने प्रतिशत हो जाएगा और परिवर्तन क्या रहेगा। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव वाला लगा दो, देखिए कैसे। 30% बढ़ा रहा है, 100 + 30 130, 100 + 30 130 बटे कितना कर दूं? 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये लीजिए, कितना आ गया? 169%। आपसे यदि पूछता कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाता है, आपका आंसर होता है 169, 169%। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो -100 कर दो, बोलो कितना आ जाएगा? 69% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, जो आपके डी ऑप्शन यानी 4 नंबर के ऑप्शन में। तो 15 में आपका राइट आंसर रहेगा 4 रहेगा साथियों। आपका कौन सा आंसर रहेगा? 4 रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये दे रखा है कि एक बेलन का क्या है? व्यास। एक बेलन का क्या है? व्यास। यहां आपसे व्यास दे, अर्धव्यास दे, त्रिज्या दे, आप थोड़ा सा यहां पे लिख देना, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार अर्धव्यास दे देता है और अपन जल्दबाजी में व्यास समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आपका व्यास है, इसका मतलब आप थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया करो। एग्जाम में लिखने का तरीका, r बराबर कितना रख दो? 7 सेंटीमीटर लिख दो, फिर आप आगे बढ़ो इस तरीके से, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 220 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है πr²h। अपने पास r तो है, लेकिन h कहां से निकलेगा? तो h निकल जाएगा बेलन का, जो अपन कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे वहां से क्या निकल जाएगा? r का मान रख देंगे और h का मान आ जाएगा। अपन कहते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh बराबर कितना? 220। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि आप 2πrh के रट्टे लगाएं, ये सूत्र किस तरीके से बना है वो भी मेरा बताया हुआ है। तो देखिए 2 पाई का मान रख देता हूं 22/7, r का मान रख देता हूं 7, इंटू क्या कर देता हूं? h बराबर कितना कर देता हूं? 220। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 से काटूंगा कितनी बार चला गया? 10 बार। 2 से काटूंगा, बोलो कितना आ गया? 5। इसका मतलब h का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, और r का मान कितना है? आपका 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो देखिए साथियों 22/7 रख देता हूं, r का मान कितना है? 7, तो 7 इंटू क्या कर दिया? 7। h का मान कितना है? 5, ये लीजिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154। 154 इंटू बोलो कितना आ गया? 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 20, 0 आ गया, 2 बचा। 15 इंटू 5 75, 2 बोलो कितना होगा? 77। 777 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर आएगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में है? आपके 1 नंबर के ऑप्शन में। तो 16 के अंदर हो जाएगा आपका 1 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करता हूं। आइए
क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई बताइए। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर आप ये सूत्र लगाएं कि MDH बटे डब्ल्यू, MDH बटे डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ आदमी कितने हैं 5, कितने दिन तक 4 दिन तक। अब यहाँ घंटे वगैरह दे नहीं रखा है, यदि होता तो अपन मल्टीप्लाई कर देते। बोलो वर्क यानी कितना रुपए कमाते हैं 540, ये लीजिए 540 बराबर 7 आदमी है कितने दिन में 6 दिन में, और क्या कमाते हैं आप x लिख दो, p लिख दो, t लिख दो, r लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि अपन बात करें तो अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। या तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, या फिर आप क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा 540 इंटू 7 इंटू 6 बटे क्या कर दूं 5 इंटू 4 कर देता। ठीक है, 540 के अंदर 5 का भाग देता हूं, देखिए 10 बार चला गया, 4 बचा 40 हो गया, 8 हो गए, ये लीजिए। ठीक है, अब यदि मैं और आगे कैंसिल आउट करूं, ये 5 से हो गया, 2 से करता हूं, ये लीजिए 2, फिर 2 से ये हो गया 3। ठीक है, और आगे कैंसिल आउट हो रहा है तो देखिए साथियों 2 से करता हूं, बोलो कितना आ जाएगा 54। 7 इंटू 3 21 हो गया, 54 इंटू आ जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 इंटू 4 करता हूं, कितना हो गया 84, बोलो कितना आ गया 4 8। 21 इंटू 5 105, 105 और 8 कितना आ जाएगा 113। आपका आंसर आ जाएगा 1134, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ता हूं, 18 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 18, 8C5 यानी 8C5 का मान बताइए। 8C5 का आपसे मान पूछा है, तो देखिए साथियों किस तरीके से करते हैं। ये लीजिए 8 फैक्टोरियल बटे क्या करता हूं 8 माइनस 5 कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, और बोलो कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस 8 फैक्टोरियल को क्या करता हूं 2 यानी 1 तक नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा 5 फैक्टोरियल तक लिख दूंगा। क्यों करता हूं ऐसा, क्योंकि बट्टे में 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दूंगा। देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू बोलो कितना कर दिया 5 फैक्टोरियल, बटे इस 5 फैक्टोरियल को सीधा रख लिया। इस 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 करो तो कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो गया। 8 इंटू 7 बोलो कितना आ गया आपका 56। आपके कौन से ऑप्शन में है 3 नंबर के ऑप्शन में साथियों। आपका 18 के अंदर राइट आंसर हो गया 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको एक बंटन दिया गया है 8 6 5 7 2 8 5 4 5। इसमें आपको किसका मान पूछा जा रहा है, बहुलक यानी मोड का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जो जितनी बार ज्यादा, जो डिजिट ज्यादा बार आ रहा है वही अपना क्या होगा बहुलक होगा। तो 8 की बात करते हैं तो 2 बार आ रहा है 8, 6 की बात करते हैं तो 6 तो 1 बार आ रहा है तो 6 को काट दो। 5 की बात करता हूं तो 5 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। 7 1 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, जो आपके 2 नंबर के ऑप्शन में है। आगे बढ़ता हूं, 20 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन साथियों आपका ये है कि आपको बंटन दिया गया 15 8 7 13 10 4 कि आपसे पूछी क्या जा रही है, मीडियन का मान पूछा जा रहा है, माध्यिका का मान आपसे पूछा जा रहा है। जब आप इस तरीके से बंटन में माध्यिका निकालते हैं तो या तो आप आरोही क्रम में रखें या फिर आप अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, और जो आपका बीच का मान आता है वही आपकी क्या होती है माध्यिका होती है, मीडियन होती है। लेकिन यदि बात करें बीच में आपके 2 पद आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप दोनों पदों का बीच के 2 पदों का योग करके आप किससे डिवाइड कर दो 2 से कर दो। देखिएगा पहले तो मैं इसको किस क्रम में रखता हूं आरोही क्रम में। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, या तो यदि आप आरोही रखें या अवरोही रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आरोही और अवरोही क्रम के अंदर नाम पहले छोटा कौन सा है आरोही, इसका मतलब पहले छोटी संख्या रखो, पहले क्या रखो छोटी संख्या रखो, बाद में बड़ी हो जाएगी। अवरोही नाम बड़ा है, पहले बड़ी संख्या आएगी, बाद में क्या आ जाएगी छोटी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है, 4 आ गई। फिर बोलो क्या है 7 है, फिर बोलो क्या है 8 है, फिर बोलो क्या है 10 है, फिर बोलो क्या है 13, फिर बोलो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब इसमें स्टेप कितने हैं 6 पद है। ठीक है, तो देखिए ये बीच के 2 ले लेते हैं, बोलो 8 और 10 कितने हुए 18, डिवाइड किससे कर दूं 2 से। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9। तो आपका 20 नंबर के 20 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपका आंसर आया है 9। आगे बढ़ता हूं, आइए साथियों आगे बढ़ता हूं। आगे जो विद्यार्थी एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट
देना चाहते हैं और व्याख्या देखना चाहते हैं, ठीक है, व्याख्या आपको यूट्यूब के ऊपर करवाई जाती है इसी समय। और डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में स्टोर दिखाई देता है, बीच में स्टोर दिखाई देता है। कुछ विद्यार्थियों के स्टोर नहीं आता है, वो 9812398103 के ऊपर संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्ट के अंदर जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है पेरेंट का, एक आता है स्टूडेंट का। तो वो क्या कर लेता है, पेरेंट का ऑप्शन चुन लेता है, उसके बाद क्या होता है, स्टोर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, दो आपको यहाँ मिलेंगे, बीच में आपको स्टोर मिलता है। स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे कोर्स मिलते हैं, जहां आपके निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलती है। एक तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज लेवल फर्स्ट की, एक लेवल सेकंड की है। बाकी आपके रीट लेवल 2 के, रीट लेवल 1 का और गणित फाउंडेशन कोर्स आपको दिया जा रहा है। अभी कुछ निश्चित समय के लिए ऑफर चल रहा है, पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं रीट लेवल 2 का तो 499 रुपये, रीट लेवल फर्स्ट का भी आपको मिलता है 499 रुपये में। गणित फाउंडेशन कोर्स के अंदर 24 टॉपिक है, 24 टॉपिक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको दिखाई दे देंगे 24 टॉपिक है, वो भी आपको कितने में मिलता है, 499 रुपये में मिलता है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप 9812398103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि प्रत्येक टॉपिक के आपको क्या होते, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं और हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए अब चर्चा करते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन की। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कठोर श्रेणी का उपागम। तो दो प्रकार के उपागम होते हैं आपके, एक तो कठोर श्रेणी के और एक होते हैं आपके मर्दुल श्रेणी के। तो कठोर श्रेणी यानी जिसका निर्माण क्या हो, मर्दुल उपागमों की अपेक्षा क्या हो, कठिन हो। तो श्यामपट्ट का आसानी से कर सकते हैं, ग्राफ का कर सकते हैं, मॉडल का कर सकते हैं, लेकिन ये आपका OHP है, ओवरहेड प्रोजेक्टर शिरोपरि प्रक्षेपक इसे बोलते हैं, ये आपका कठोर श्रेणी का उपागम है। तो 21 नंबर के अंदर आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए 22 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक गणित का सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की बात आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं पीछे के टेस्टों के अंदर। तो देखिएगा, क्रय मूल्य पर निश्चित हानि प्रतिशत से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकेगा। इसका मतलब निश्चित कालांशों के अंदर इसकी प्राप्ति की जा सकती है, ये आपका क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। निश्चित धन पर ब्याज ज्ञात कर सकेगा, यह भी आप बच्चों को एक निश्चित कालांशों के अंदर, एक कालांश या दो कालांश के अंदर आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। संभव त्रिभुज की रचना भी आप कम समय के अंदर सिखा सकते हैं। लेकिन गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकेगा, ये क्या होता है, ये सामान्य उद्देश्य होता है। जब आप बच्चों को वर्ष भर पढ़ाते हैं तब जाके बच्चों की क्या होता है, बच्चों का गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। तो आपका 22 नंबर के अंदर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि गणित शिक्षण में अधिगम निर्योग्यताओं का आंकलन कौन से परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी सीखने में जो कठिनाई आती है उनका आंकलन कौन से आपके परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो यहां आपका डायरेक्ट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। यहां क्या होगी, बच्चे की जो अधिगम निर्योग्यता है उनकी जांच की जाती है कि बच्चे के अंदर यानी कौन कौन सी कमजोरियां हैं। और निदानात्मक परीक्षण होता है, इसके अंदर तो जांच की जाती है और उपचारात्मक शिक्षण के अंदर क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, आइए 24 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सेक्सटेंट किस प्रकार की सामग्री है। तो सेक्सटेंट जो सामग्री होती है वो उन्नयन और अवनयन कोण मापने के काम में आती है, ये आपकी दृश्य सामग्री होती है। 24 नंबर के आंसर, 24 नंबर का आपका आंसर होगा 1। आगे बढ़ता हूं, आइए 25 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गणित में अभ्यास कार्य का क्या उद्देश्य है, यानी ड्रिल वर्क का क्या उद्देश्य है। तो गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। तो जब बच्चा ज्यादा अभ्यास कार्य करेगा तो गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और गणितीय नियमों के जो व्यवहारिक प्रयोग होते हैं, यानी गणित के नियमों की यदि बात करें, जैसे बच्चे ने साधारण ब्याज सीख लिया, वो व्यवहारिक उपयोग भी कर सकता है। तो 25 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, 26 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है
कि खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक हैं आपके कोल्डवेल कुक। तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करता हूं। गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित का अभ्यास करवाना, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिया कि गणित का अभ्यास करवाना, लेकिन और भी तो ऑप्शन देखे। तार्किकीकरण क्षमता को विकसित करना, सूत्र याद करवाना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां देखिए आप तार्किकीकरण क्षमता का विकास करना, जो गणित विषय को पाठ्यक्रम में ऐड करने का कारण है, यानी मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि बालक की तार्किकीकरण क्षमता का विकास हो, यानी बालक के अंदर गणितीयकरण की क्षमता का क्या हो, विकास हो। तो आपका 27 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बात करते हैं कि निम्न में से सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। व्यापकता का आशय नहीं है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। विषयों की व्यापकता, यानी जब आप एक परीक्षण ले रहे हैं, किसी युक्ति के माध्यम से आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहां क्या होनी चाहिए, यानी पूरे विषय को कवर करना चाहिए, पूरे विषय के पूरे पाठ्यक्रम से आना चाहिए। उपकरणों की व्यापकता, यानी उपकरणों की व्यापकता के अंदर बात करें तो जैसे आपका लिखित कार्य, मौखिक कार्य, प्रायोगिक कार्य, सारे के सारे उसमें आने चाहिए। दायरे की व्यापकता, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपके क्वेश्चन होने चाहिए। प्रश्नों की व्यापकता, ये इसके अंदर नहीं आता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि यदि आप प्रश्नों की संख्या जैसे 10 थी और उसके बाद कितनी कर दी आपने, 20 कर दी, हो सकता है आप ये 20 क्वेश्चन आप एक ही टॉपिक से ले लें। तो प्रश्नों की व्यापकता है, ये आपके किस में नहीं आता है, सीसीई के व्यापकता का आशय नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आइए 29 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या कहता है कि निम्न में से शिक्षक की व्यवसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। व्यवसायिक यानी शिक्षक क्या करता है, टीचिंग करवा रहा है, उससे संबंधित नहीं है। तो देखिए, बालकों की समस्याओं को जानना, एक शिक्षक जब पढ़ा रहा है, शिक्षण कार्य करवा रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि बालकों की समस्याएं क्या है, उसको जानना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, यानी एक कक्षा के अंदर पिछड़े बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, औसत बालक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, विषय ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन एक शिक्षक का व्यक्तित्व है, ये किसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके व्यवसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं आता है। अपन चर्चा करते हैं आज के इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस विधि में शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है? कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की बात कर रहा है, तो यहां पे आपका आंसर होगा प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। क्योंकि प्रयोगशाला विधि के अंदर बालक होता है वो करके सीखता है, क्योंकि जो प्रयोगशाला विधि होती है वो आपके लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है, लर्निंग बाय डूइंग और ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग। ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग, क्योंकि बालक प्रयोगशाला विधि के अंदर निरीक्षण करके सीखता है और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या होता है, कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो ये था अपना लेवल 2 का टेस्ट नंबर 8, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन थे और 30 सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने अच्छे तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अपने पढ़ाई में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।